नमस्कार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ होता क्या है, ये काम कैसे करता है? पत्रकारिता के जिस रूप से आप लोग रोज रूबरू होते हैं अपने टीवी चैनल्स पर, उसका स्तर क्या है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो शहर में बेहद सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बात कर रही हूँ ठाकुर पवन सिंह जी की। ये कई बड़े अखबारों और न्यूज चैनल को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जो आज भी निरंतर रूप से अपने कार्य में प्रगतिशील हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गिल्ली डंडा शो पर। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में अगर हमें अंतर समझना हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि पत्रकारिता आखिर है क्या। जी सोनिया जी, शुक्रिया। आपने एक ऐसा विषय उठाया है जिस पर बात करने के लिए लोग अक्सर कतराते हैं और सवाल पूछने में भी कतराते हैं। और जब अगर हम सवाल जवाब करने वाले दोनों ही पत्रकारिता से जुड़े हों तो एक तरह से अपना ही पोस्टमार्टम करने जैसी बात हो जाती है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस सवाल के जवाब में, आपका सवाल जरूर छोटा है लेकिन व्यापक बहुत है। पत्रकारिता क्या है इसको समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता तो वही है जो पहले से थी, वो आज भी है, लेकिन जाहिर है कि लोग बदलते जाते हैं। पहले लोग साइकिल से चलते थे, पत्रकार साइकिल, पैदल या किसी तरह से चलता था एक समय पहले, क्योंकि यही साधन थे। लेकिन आज पत्रकार हवाई जहाज से भी चलते हैं, बड़ी गाड़ियों से भी चलते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल से चलना तो आम बात है, और कागज़ पेन की जगह उनके पास टैबलेट होने लगे हैं। तो ये फ़र्क कैरियर का तो ज़रूर आया है, लेकिन पत्रकारिता वही है। आज भी असली खबर की खोज में लोग बीबीसी को ढूंढते हैं, या जो भी उनको चैनल ऐसा लगता है कि इसकी खबर विश्वसनीयता से भरी हुई है, परिपूर्ण है, चाहे वो बैनर कोई भी हो, उसको तलाशते हैं। तो पत्रकारिता तो वही है, लेकिन पत्रकारिता के, या यूँ कहिए कि साधक जो हैं वो बदल गए हैं। ईश्वर अभी भी वही है, साधक बदल गए हैं। अब पहले अलग तरह से पूजा अर्चना होती थी, पत्रकारिता होती थी, यहाँ तक कि हर फील्ड में देख लीजिए, पढ़ाई भी अलग तरीके से होती थी। पहले हरी संटियाँ पेड़ के नीचे स्कूल और अपनी तख्ती को मिट्टी से पोत कर उसको जाते थे। आज बड़ी गाड़ियाँ या माँ बाप उन्हें छोड़ने जाते हैं, होमवर्क के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पहले हमें नहीं भूलना चाहिए कि होमवर्क के नाम पर हमें गुरुजी की सब्जी भी लानी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी। तो समय के साथ बदला है, और बड़ा मुश्किल प्रश्न इसलिए है कि अपने हम पेशा साथियों के लिए कोई भी टिप्पणी करने से पहले मुझे भी कई बार सोचना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये बदलाव बहुत आ गया है। बदलाव आया है, आप ये मानते हैं? बहुत बदलाव है। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्यों, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के दौर में किसी भी खबर को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को, एक सनसनी के तरह तौर पे पेश किया जाता है। तो क्या मौलिकता रह जाती है खबर की, सनसनी अगर उसे बना दिया जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न में खबर और खबर की मौलिकता और सनसनी। सनसनी एक बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है कि अचानक कोई गली में भागता हुआ आदमी आ रहा है और उसको देख के चार आदमी एकदम सजग हो जाते हैं, अरे क्या हुआ? वो कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही चला गया। ये एक सनसनी है। और वही आदमी आराम से भी आके उस बात को कह सकता है, क्योंकि अगर मौलिकता है तो उस मौलिकता की खोज में ही हमारा दर्शक, पाठक रहता है कि जो मौलिक चीज़ें हैं, जो असली खबर है। लेकिन टीआरपी का ज़माना है, और टीआरपी सीधी पैसों से जुड़ी हुई है, और पैसा सीधा सीधा हर संस्था के लाला से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं सोनिया जी आपको बताना चाहूँगा कि हर संस्था के पीछे एक लाला भी होता है। जहाँ वो कोई पत्रकार नहीं होता है, वहाँ वेतन भोगी लोग होते हैं। उनकी व्यवस्था करना, उनके घर की व्यवस्था करना, या जो भी उनसे तय है, ये लाला की जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन को महंगे चलाना। सेटअप और जी, एंगल्स जी, को करने के लिए तो पैसा चाहिए जी। ही। अब इसमें वही चीज़ है कि अपनी आदतें आप बढ़ा लीजिए। अगर आपको एसी के बिना नींद नहीं आती तो एसी तो चाहिए ही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि पंखा चलाते हैं और सो जाते हैं, वो केवल उतने ही साधन का उपयोग करते हैं, उन्हें उन्हीं साधनों की खोज रहती है। याद रखिएगा सोनिया जी कि जब जब हम साधनों के गुलाम होते हैं तो हमें समझौते करने पड़ते हैं। अब वो समझौता हमारी पत्रकारिता से हो, हमारी शिक्षा से हो, या कोई सा भी प्रोफेशन हो, आपको उससे समझौता करना पड़ेगा। और जब समझौता करना पड़ेगा तो आपकी मौलिकता खत्म होगी, और जब मौलिकता खत्म होगी
तो आपका उद्देश्य दाएं बाएं जरूर होगा, बहानेबाजी भी तलाशेगा। क्योंकि खबर सुनाने के लिए बहुत चमकीले भड़कीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग वो पहनकर आ रहे। तो एक पत्रकार होने की नजर से नहीं, एक व्यूअर की दर्शक की नजर से आप मुझे बताइए, क्या खबर बदल जाती है क्या? देखिए, इस कार्यक्रम को जो मेरे पत्रकार बंधु देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप में कुछ मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेरी बात का समर्थन भी करेंगे। देखिए, आज भी जो पत्रकार है वो बहुत मेहनती है। जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, बाजी जान की सब लगा के सारे पत्रकार मैदान में हैं, फील्ड में हैं। खबर कैसे लाई जाए, अपने दर्शक को कैसे दी जाए, उनका ये पैशन होता है, उनका एक जुनून होता है। इसके लिए मैं एक सपोर्ट में और कहना चाहूँगा कि जैसे भगत सिंह जी में एक जुनून था, महात्मा गांधी में एक जुनून था, या दूसरे जो इस तरह की जो कल्पना चावला थी उनमें कुछ जुनून था, जो फौज में भर्ती होते हैं उनमें कुछ जुनून होता है। तो ये लोग किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते। लेकिन जो दूसरा पक्ष जो आपने चमकीला बताया, इनको पता नहीं मेरी बात से लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, मैं उनको पत्रकार कहूँ या आर्टिस्ट या मॉडल भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि खबर कभी भी ये नहीं कहती है, इसका दर्शक या उसका पाठक ये नहीं कहता कि वो चमकीली हो। एक सादे कागज़ पे लिखी हुई, कम बुरी तरह के फॉन्ट्स में आई हुई अखबार भी उससे ज़्यादा चलता है, और उसमें खबर अच्छी हो। जैसे कि आजकल भी एक अखबार है, हिंदू अखबार है। जब सारे अखबार अपना दूसरा देख रहे हैं, और भी बहुत सारे हिंदी के अखबार ऐसे हैं जिनका इंतजार आदमी करता है। ऐसे ही कुछ चैनल ऐसे हैं जो इस आडंबर में नहीं है, क्योंकि आप यकीन मानिए, आप इस लाइन से जुड़ी हैं। एक एंकर का या जो उनकी वेशभूषा होती है, जो उनका परिधान होता है, जो उनका मेकअप होता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो हिस्सा उनके पास जो कैमरे के सामने जा रहा होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके हम देखते हैं कि उनको ब्रुश करते हैं, टचअप होता है, टचअप जिसे कहते हैं, टचअप मेकअप कहते हैं, इस तरह का होता है। इसकी क्या आवश्यकता है पता नहीं, सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए वो तर्क गढ़ सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक है, इसे तो दर्शक नहीं समझता, क्योंकि उसकी वाणी, उसकी खबर, उसकी पत्रकारिता यही असर करती है। खबर को पॉलिश नहीं किया जाता। जो खबर सुना रही है, जैसे हलवाई अपने मिठाई बनाने के बाद जो चांदी का वर्क लगाता है, तो वो हो रहा है आजकल। नहीं, ठीक कह रही हैं आप। मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ कि खबर को उभारना चाहिए। जैसे अखबारों में हम देखते हैं एक हेडलाइन होती है, जो हेडलाइन सारी खबर बता देती है, तो वो कहीं हेडलाइन छुप रही है। और जब से ये जो टीवी मीडिया आया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस तरह का ये आया है, तब से लोग मैं तो आपको, चूंकि मैं विभिन्न स्तरों पे जुड़ा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अगर कोई लड़का या लड़की किसी चैनल पे इंटरव्यू देने जाती है, तो सबसे पहले उसकी अपीयरेंस देखते हैं कि ये बस आप बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच गए, ये इस लायक है भी कि नहीं, कि चेहरे से सुंदर लगे कि नहीं। उसका ज्ञान नहीं देखते, उसकी डिग्री नहीं देखते। और पत्रकारिता किसी ज्ञान और डिग्री की मोहताज थोड़ी है। अगर आप में न्यूज़ सेंस है तो वो सबसे बड़ा ज्ञान है आपका। तो मेरे ख्याल से ये बेगानी चीज़ें हैं, एड ऑन चीज़ें हैं। उन्हें लगता है कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, बीच में आपने गमला रखा है, तो ये एक एड ऑन चीज है। इससे हमारी आपकी बातचीत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद ही किसी का ध्यान इस गमले पे जा रहा हो। ये पूछना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे सीखते हैं, जो आपको एडमायर करते हैं। उन लोगों के दिमाग में एक चीज है कि मुझे टीवी न्यूज एंकर बनना है तो मुझे खूबसूरत होना ही होगा, मुझे रेगुलर ब्यूटी पार्लर जाना ही होगा। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। डिबेट के ये जो कार्यक्रम होते हैं, मैं एक सेकंड को टोकूंगा आपको। आप पूछेगा, जो आपने जो बाद में कहा उसको एक लाइन में समराइज करना चाहूँगा। अगर दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, खासतौर से वो लोग जो इस लाइन में आना चाहते हैं, मीडिया की लाइन में आना चाहते हैं, उन्हें समझना होगा कि बाहरी रंग रूप कभी भी मैटर नहीं करता है। आप काले हो सकते हैं, आप गोरे हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन इस लाइन में अगर कुछ मैटर करेगा तो वो आपका ज्ञान करेगा, आपकी न्यूज़ सेंस करेगा, आपकी समझदारी मैटर करेगी कि मेरा दर्शक या पाठक मुझसे क्या चाहता है। ठीक है, आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके दिमाग में ये है कि बड़ा भारी खर्चा है भाई, कि भाई ब्यूटी पार्लर के 100 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे अगर न्यूज एंकर बनना है। तो आपने साफ किया कि ऐसा नहीं है। अच्छा, डिबेट के ये जो कार्यक्रम होते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं, कई बार तो 10 भी बैठते हैं। उस बीच जिसे लोग मंथन का नाम भी देते हैं, जो लोग खींचतान हो रही होती है, उस दौरान दर्शक को कितनी जानकारी मिल पाती है, कितना मार्गदर्शन होता है उस मुद्दे पर? देखिए, मैं चाहूँगा मुझे थोड़ा सा समय दें। बड़ा आपने बहुत ही मौजूद आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
देखिए पुराने जमाने में नवाब लोग हुआ करते थे, उन्हें शौक होता था मुर्गे लड़ाने का या इसी तरह की कुछ चीज होती थी, कुछ नहीं है तो कबूतरों को वो लड़ाते थे इस तरह। तो ये जो आजकल की बैठकें या जो इस तरह का जो जिसको डिबेट कहते हैं, डिबेट शब्द को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डिबेट, चर्चा बहुत आवश्यक है, विचारों का आदान प्रदान बहुत आवश्यक है, चर्चा तो तभी जरूरी है ना कि जब एक दूसरे की सुनी भी जा रही हो। लेकिन अब आप देखिए एक तरफ आप पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ पैसा देके पाकिस्तान का आदमी आप ऑनलाइन उसको अपने पास स्काइप से अपने पास लेते हैं, और यानी कि आप कह रहे हैं तू हमें गाली दे, हम उसकी गाली सुन रहे हैं और हमें जरूरत क्या है ऐसे लोगों का लाने की। लेकिन वहां से क्या होता है कि एक ऐसी भावना भड़कती है जिससे किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, चैनल को टीआरपी मिलती है, क्योंकि यदि आप किसी 30 सेकंड के लिए किसी चैनल पे रुक जाते हैं तो वो टीआरपी काउंट होने लगती है और उस टीआरपी से विज्ञापन मिलता है। ये सारा सब खेल, टीआरपी का खेल है। सारा टीआरपी का खेल। अच्छा, ये जो राजनीतिक पत्रकारिता में राजनीतिक जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें जो व्यक्तिगत अपनी जो राय है उसकी कितनी अहमियत है? मैं जहाँ तक आपके प्रश्न को समझ पाया हूँ कि दो शब्द होते हैं, एक न्यूज़ होता है, एक व्यूज़ होता है। लोग न्यूज़ की तलाश में रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि कब वो व्यूज़ देने लगते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जो राजनीति में हैं, चाहे इधर के हैं चाहे उधर के हैं, चाहे जीते हुए हैं चाहे हारे हुए हैं, उन्हें बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे लोकतंत्र की पराकाष्ठा है कि कोई भी आदमी स्थायी नहीं है उस सीट पे, लोग उसे अचानक हटा देते हैं और लोग अचानक उसे जिता देते हैं। और वो क्या मंत्र है जो उन्हें हटाता या दोबारा लाता है, इसे कोई नहीं समझता। ठीक उसी तरह से मैडम, जैसे फिल्म बनाने का हिट फार्मूला क्या है आज तक किसी को नहीं मालूम। भले ही उसने 200 500 करोड़ की कई फिल्में बनाई, लेकिन हमने देखा कि अगले पल वो चली जाती। इसी तरह से जो राजनीति की बात आप कह रहे हैं कि राजनीति में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी न्यूज़ के इर्द गिर्द रहिए। उसमें अगर आप अपने मन में कोई विचार लेके पहले से, जिसको आप प्रेजुडियस होके कह रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो फिर उसकी मूल आत्मा उस खबर की खत्म हो जाती है। इसमें वो इधर का भी हो सकता है, उधर का भी हो सकता है। जैसे कि आजकल आईटी सेल चलते हैं, वो सबसे जुड़े हैं, वो पेड हैं, वो कभी इसके लिए काम करते हैं, कभी उसके लिए काम करते हैं, कभी तीसरे के लिए काम। तो बहुत लोग इसमें उलझे भी रहते हैं, तो क्या कैसे जूझते हैं वो लोग, क्या तरीका है? नहीं, उलझे इसलिए रहते हैं कि हम भावुक हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हम चाहते हैं कि ये न्यूज़, असली न्यूज़ पहुंचे जनता तक, लेकिन हमारी व्यक्तिगत राय है कि नहीं, मैं इस फलानी पार्टी का बड़ा समर्थक हूँ, अगर मैं ये न्यूज़ देता हूँ तो ये उल्टा होता है। देखिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट होगा। राष्ट्रीय स्तर का किस्सा। एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के एक पत्रकार हैं, कई चैनलों पे, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी चैनल ऐसा नहीं बचा है कि जिस पे उन्होंने पत्रकारिता ना की हो, लेकिन कुछ कुछ समय बाद उन्हें हटा दिया जाता है या छोड़ देते हैं। उनकी दाढ़ी भी है, इशारे के तौर पर। मैं समझ गई आपका तो इशारा। अभी उन्होंने क्या किया, उन्हें एक बहुत बड़े चैनल से हटा दिया गया। उसके पीछे क्या कारण दिए गए पता नहीं। उसमें भी दो पक्ष हैं कि वो सही थे या गलत थे, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बाद में। अभी उनको एक बहुत बड़े लाला ने, जो बिस्कुट बनाने का काम करता है, उसने एक चैनल में उन्हें ले लिया और उसने कहा कि आप मेरे चैनल को करिए। उन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई, सब कुछ लगाया, लेकिन अगर हम सूत्रों की माने, और पत्रकारों के सूत्र अच्छे होते हैं, उन्हें उस आदमी को बस 15 दिन रखा और उन्हें 250 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया। उनका चैनल इतने दामों में बिक गया, किसी आदमी ने जो उनको नहीं चाहता था उसको ले लिया, और सबसे पहला काम ये हुआ कि उनका इस्तीफा ले लिया। तो वो लाला है जो एक पीछे बैठा है, जो उस चैनल को, संस्था को या अखबार को चलाता है। उसकी सोच अलग होती है क्योंकि उसको अपनी अर्थव्यवस्था भी देखनी होती है। लेकिन पत्रकार की सोच अलग होती है, ये एक पैशन है। पत्रकार बनाए नहीं जा सकते, पत्रकार पैदा होता है, असंतुष्ट होता है, बागी होता है, वर्तमान चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं होता। आप सोचो कि वो किसी चीज़ से खुश हो जाए तो नहीं। तो ये सारे वो पत्रकारिता आज भी कर रहे हैं, माध्यम नहीं है, लेकिन जहाँ भी कहीं है वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और लोग उनको ढूंढ ढूंढ के पास सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। ठीक है, तो देश में पत्रकारिता का जो स्तर है उसके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, पत्रकारिता होती है पत्रकार से, और पत्रकार समय समय पर बनते हैं, ये पत्रकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर आज भी हम इस बात को करें तो जो पुराने पत्रकार हैं या नए भी पत्रकार हैं वो सब अच्छे हैं, लेकिन जैसे हर व्यवसाय में, हर व्यापार में, हर प्रोफेशन में कुछ लोग गलत आते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, वो बहुत सारे गलत काम करते हैं, सब जानते हैं कि
किसी का बताना कि लड़का है लड़की है, एबॉर्शन करना, ये सब करना ये गलत है, लेकिन वो होते हैं, पकड़े जाते हैं, कानून करता है। ऐसे ही जैसे ही ये लाइन थोड़ी चमकीली हुई है, लोगों के मन में आया है कि हमें पत्रकार बनना चाहिए, जैसे ही लोगों के मन में आया है कि भाई किसी बड़े अधिकारी से हम बात कर सकते हैं, एक पत्रकार है, किसी नेता के पास हम एक कार्यकर्ता के तौर पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम एक पत्रकार के रूप में उससे पूछ सकते हैं, सवाल जवाब भी कर सकते हैं, तो ये एक रास्ता पॉपुलर हुआ। लेकिन इसमें मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि वो भी पत्रकार कहने लगे अपने आप को, या इस धंधे में आ गए, जिनके ऊपर मोटरसाइकिल के केस दर्ज हैं चोरी के, जो और भी ऐसे गलत लिप्त कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चंद 2-4-5% लोगों के लिए हम पूरी बिरादरी को खराब कर दें। आज भी ऐसे लोग हैं जो एक नियत समय तक काम करते हैं, अभावों में काम करते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते, अपनी पत्रकारिता के इर्द गिर्द रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, उस पे आधार पे खबर कर लेते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा वो है कि उनका जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, जिनकी रोजी रोटी के आसपास केवल इसी चीज है, अवैध तरीकों से, अनैतिक तरीकों से जो पैसों का उपार्जन करते हैं, वो पत्रकार तो है ही नहीं। पत्रकारिता के स्तर से मेरा मतलब खबरों का बेस है, आजकल खबरों में बेस है। खबरों में बहुत अच्छी बात कही, बेस आजकल समाप्त हो रहा है। दरअसल है क्या कि खबर क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। कुछ लोग ये समझ बैठे हैं कि जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो वो यही नहीं समझ पा रहे हैं, जो कुछ पत्रकार जो लोग हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा, बहुत बहुत विद्वान पत्रकार हैं, हमने बहुत लोगों से सीखा, अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये सीख गए हैं कि अगर अधिकारी की आप परिक्रमा करेंगे, गणेश परिक्रमा करेंगे, वही पत्रकारिता, उसने थमा दिया वो, जबकि ये चीज़ वो नहीं है। खबर तो इसमें से ये हो सकती है ना कि सरकार ने ये घोषणा करी कि सबके लिए हम खाने पीने का इंतजाम करेंगे, चूल्हा सबको मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी बात है। अभावों में, युद्ध काल में सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो कमियां हैं वो कहाँ तक नहीं पहुँच रही, वो बिना बायस्ड हुए हमें उसको सबको बताना चाहिए कि ये चीज़ है, जिससे वो लाभान्वित हो सके। लेकिन यहाँ जिससे हमारा लाभ होगा वो खबर अगर हम देते हैं तो उसको पीठ पत्रकारिता कहते हैं। समाज के हित में की गई सूचनाओं का आदान प्रदान ही तो सच्ची पत्रकारिता है। तो मिल रही है लोगों को असली खबर? उस तरह की तो नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। अब देखिए कैसी खबर चलती है, मैं अगर आप बुरा ना माने तो बोल के दिखाऊं। एक बड़े भारी पत्रकार हैं, मेरे कैमरामैन भी मुझे देख के मुस्कुराएंगे, अचानक आते हैं तो वो कहते हैं बड़ी जोर से दाढ़ी वाड़ी रख के अचानक बोलने लगते हैं कि ये जो चेहरा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इशारा ही काफी है, सब लोग समझ जाए। ये पत्रकारिता नहीं है, ये अभिनय है। मेरा ये पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि पत्रकारिता और अभिनय के बीच में लोग फर्क नहीं समझ पा रहे। उनको लग रहा है कि ये अपने आप में टीवी पे आना मतलब फिल्म स्टार हो जाना, जी पॉपुलैरिटी। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग पत्रकारिता में इसलिए भी आना चाहते हैं कि भौकाल होता है। विशुद्ध आगरा का शब्द आपने इस्तेमाल किया, भौकाल। तो भौकाल ना, देखिए मनुष्य ना हमेशा चर्चा में रहना चाहता है, ये स्वभाव है, मनोविज्ञान है मनुष्य का कि उसको चर्चा में आना अच्छा लगता है। वो पहले लोग अच्छे कारणों से चर्चा में रहते थे कि देखिए उसने ये कार्य किया, इसने ये कार्य किया। आजकल तो स्थिति ये हो गई है कि बस कैसे भी नाम आए, हमारे थाने का दरोगा हमें जाने नमस्ते कर दे। हमने इवन कुछ लोग तो यहाँ तक भी ठीक है कि उन्होंने फ़ोन कर दिया तो किसी की गाड़ी की बिना हेलमेट के छूट गई, वो इसमें ही भौकाल समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा सोनिया जी, भौकाल उसे कहते हैं जब गांधी जी के ऊपर मुकदमा चल रहा था और अदालत में अंग्रेज जज बैठा हुआ था और सीढ़ी की पहली सीढ़ी पे जब गांधी की लाठी पड़ी, टक की आवाज आई और जज साहब खड़े हुए, गांधी सर इज कमिंग। इसको भौकाल कहते हैं। व्यक्तित्व का भौकाल होता है, अंदर की ताकत का भौकाल होता है। और ये केवल पत्रकारिता में नहीं है सोनिया जी, ये राजनीति है, इसमें भी है। पहले नेता नहीं होते थे, नेता इस तरह के नहीं। आजकल नेता देखेंगे लंबी चौड़ी गाड़ी होनी चाहिए, 3 4 5 10 लोग भरे होने चाहिए। इसलिए भी ये बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पॉपुलैरिटी मिल जाए, एक स्टार बन जाए तो भौकाल आ जाएगा। लेकिन उनको पता है, ये कहानी है कि एक आदमी अपनी बेटी की शादी करने
बेटी की शादी करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं जाऊं सूर्यदेव से कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो बादल है, बादल कहते हैं कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो पहाड़ है, मुझे रोक लेते हैं, पहाड़ अंत में जाके कहता है मुझसे शक्तिशाली तो चूहा है। तो ये जो चेन है, इस चेन का सबसे आखिरी कड़ी, सबसे बड़ा भोकाल है कि हम लोग कहते हैं कि भाई बड़ा आदमी है, उसके साथ मेरे कांटेक्ट है, तो भाई किसी नेता का नाम ले देते हैं कि नेता से बड़ा कौन होगा, तो नेता को जो जिसके आगे बोलती बंद होती है तो वो है पत्रकार। तो इसलिए भी लोग पत्रकार बनना चाहते हैं। नहीं, पत्रकार बनना चाहिए, अच्छी बात है, इस पेशे में आना चाहिए, लेकिन पत्रकार बने। पत्रकार कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है। अगर वो पत्रकार है तो पत्रकार के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। पत्रकार कोई एक ऐसी नहीं जिसके लिए आप ट्रेंड हो। पत्रकार ऐसा नहीं जो किसी यूनिवर्सिटी से आ जाता हो, क्योंकि पत्रकारिता इसकी मानसिकता किसी विश्वविद्यालय, किसी स्कूल, किसी संस्था से नहीं मिलती, ये अंदर के जज्बे से मिलती है। खबर क्या है, क्या चीज़ है, लोगों जिससे समाज को भी फायदा हो रहा हो, समाज सूचित भी हो रहा हो और व्यवस्था करने वाले वो उनकी शिकायत भी हो रही हो और लाभान्वित भी हो। कहा जाता है सोनिया जी कि पत्रकार स्थायी विपक्ष होता है, इसीलिए क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होता। क्या बात कही है। लेकिन अगर वो संतुष्ट हो गया तो फिर मैं क्या कहूँ, आप समझ सकती हैं। बिल्कुल, तो यही इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे, जो आपने अभी इस वक्त पॉइंट उठाया। अच्छा, जब से निजी न्यूज चैनल आए हैं जी, तो तब से क्या बड़े बदलाव आए हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपने, बड़ा अच्छा, ऐसा सवाल किसी ने पूछा नहीं मुझसे कभी। देखिए, निजी क्षेत्र होते थे और सार्वजनिक क्षेत्र होते थे, ये वही फर्क है जैसे एक BSNL है और एक जियो है। सारे संसाधन BSNL के पास मौजूद हैं, एक से एक अच्छी मशीनरी उसके पास मौजूद है। वक्त की बलिहारी तो ये है कि उनकी टावर पे जो यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं, वो बराबर निर्बाध सेवा देते हैं, लेकिन उनकी रुक जाती है। ठीक इसी तरह से आपके पास एक दूरदर्शन है, ये जनता कर्फ्यू लगा था 96 के आसपास की बात है करीब, तब सड़कों पे हम देखते थे, बल्कि और पहले की बात है, जब रामायण और महाभारत आती थी तो जनता कर्फ्यू लगता था। उस समय कोई सड़क पे नहीं होता था, कोई किसी से खुद ही लगता था। ये उस मीडिया की ताकत थी। लेकिन धीरे धीरे तब्दीलियां आई, लिबरल हुए, उसका सरकारीकरण होता गया, जिसको अभी आपने कहा था कि पत्रकारिता, वहाँ पत्रकारिता सरकार के नेताओं के इर्द गिर्द चलने लगी, इसलिए वो दम तोड़ने लगे। और निजी चैनल शुरू में आए कि वो स्वतंत्रता लेकर आए हैं कि वो जो भी खबर होगी बिना किसी डर और भय के और लाभ के करेंगे। लेकिन समय के साथ होता है कि कुछ चीज़ें, लाभ, मोह, माया, ये सब चीज़ें जब हावी होती हैं तो चैनल भी सतर्क होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे चैनल ऐसे हो जाएं, लेकिन कुछ लोग होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सबको नोएडा में ज़मीनें कैसे मिल जाती हैं, सारे चैनलों को, किसी एक चैनल में। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग राज्यसभा के सांसद कैसे बन जाते हैं। अगर आप किसी की योग्यता से उसे बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके चैनल, होता क्या है, चैनल पे है तो वो योग्य है, चैनल से हट गया तो वो अयोग्य है, ये परिभाषा गलत है। तो इसी वजह से ये पत्रकारिता निजी क्षेत्र की केवल और केवल लाभ अर्जित करती है। वो ये देखती है आजकल की जो जिस चैनल्स की आप बात कर रहे हैं कि उनकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो उन्हें, जो भी सरकार होती है वो ऐड नहीं देती है, जो विरोधी सरकारें होती हैं वो विज्ञापन दे सकती है। आप देख सकते हैं 3-4 चैनल हैं जो एक तरफ की बात करते हैं, उन पर हर तरह का ऐड होता है, लेकिन वो सरकारी ऐड उस पर नहीं होता है। जो कुछ विरोधी दलों की सरकारें हैं जो अलग अलग सूबों में, उनके ऐड उस पर दिखते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है ये हमारी बात कहता है। और दूसरे जो सत्ता पक्ष के या दूसरे लोग होते हैं उन्हें सरकारी ऐड भी, और ये अखबारों की भी स्थिति है, बड़े बड़े ऐड आ रहे होते हैं, पूरे पूरे पेज के ऐड आ रहे हैं, आजकल देखने को मिल जाता है बहुत। उसके लिए फ्रंट पे भी आता है पक। तो आप गई होंगी कभी, सरकारी जो ये ऐड रिलीज करते हैं वहाँ एक अलग टीम होती है सबकी मीडिया की, जो ऐड जाके इकट्ठी करती है। उनको कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, वो अपनी सरकारी शिकायतें भी कर देते हैं, चलते प्रोग्राम में भी प्रोग्राम का कंटेंट बदलते हम लोगों ने देखा है। अच्छा। फ़ोन आ जाते हैं, सब कुछ होता है। तो ये निजी मीडिया पे ही हो सकता है। तो ये अच्छाई भी आई है कि हमें व्यापकता मिली है, जगह जगह न्यूज़ मिलने लगी है, लेकिन साथ में कोई कहे कि ये न्यूज़ उसी तरह से बताई जा रही है तो वो, मतलब कोई कहेगा रात हो गई है, कोई कहेगा सूरज ढल रहा है, कोई कहेगा, मतलब बात वही कह रहे हैं कि अब चलते हैं, कल सूर्योदय के साथ नई रोशनी के लिए मिलेंगे। कहने का तरीका है, बात करने का तरीका है। लेकिन अगर वो मौलिक हो, जो पहला सवाल था, वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो प्रायोजित हो
मेरा सवाल ये था कि खबर दूरदर्शन भी बता रहा है और एक निजी चैनल भी बता रहा है। दूरदर्शन ने खबर दी कि फलानी जगह पर बम फटा और इतने लोग मारे गए, लेकिन निजी चैनलों पर इस खबर को अलग तरीके से बताया जाता है। तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव है, अब हमारे हड़कंप मच जाता है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इससे आप ब्रेकिंग भी दे देते हैं, बहुत सारे लोग इसे ब्रेकिंग भी देते हैं, जबकि पाकिस्तान बॉर्डर पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे ये आम बात है। तो वहां पर खबर चलाई कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इधर उसको ब्रेकिंग बना के और 2-3 घंटे का प्रोग्राम 4 लोगों को बुलाकर कर दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये बदलाव जो गलत है, मुझे ये लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सनसनी जो आपने पहला प्रश्न पूछा था, अपने आप में सी बात का है। एक आदमी सनसनी बेचता है, सनसनी परोसता है। और एक चैनल है जो सनसनी नहीं परोस रहा है, वो सिर्फ खबर बता रहा है। अभी आपने पता नहीं देखे होंगे नहीं कि टीवी सीरियल, वो एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुकते थे। अब इसके बाद मुन्नू ने क्या किया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब ये सनसनी है, ये आप एक हफ्ते तक क्यूरियोसिटी। सोच रहे हैं कि क्या होगा। अब यही चीजें हैं जो हमें गलत पत्रकारिता, दर्शक जानना चाहता है खबर के मतलब पीछे आप क्या ये कह सकते हैं कि अब जो ये निजी न्यूज चैनल है वो एकता कपूर के सीरियल हैं। नहीं, एकता जी तो बहुत पीछे रह गई हैं। अब एकता जी तो बहुत पीछे रह गई हैं। जैसे आपने कहा कि सीमा पर युद्ध होता रहता है, युद्ध क्या मतलब फायरिंग होती रहती है, वो सीज गए फायर ऐसे ही हवाई वो करते रहते हैं। इस बात को अगर इसके साथ ही बताया जाए, एक सामान्य प्रक्रिया है जो करते रहते हैं, वो नहीं होता है। अगर वो इसको ऐसे नहीं तब्दील कर देंगे तो फिर उनके चैनल को कौन देखेगा। और मैंने आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि 30 सेकंड यदि आप उस चैनल पर रुक जाते हैं तो उस आदमी को लाभ होने लगता है। एक टीआरपी की लिस्ट आती है, कभी आप उसको देखेंगे तो आपको एक बात और बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी पता चलेगा। शायद दर्शकों को नहीं पता होगा कि जो केबल टीवी या जो चैनल्स या जो डिश टीवी पे आते हैं, इसके बदले में कैरेज दी जाती है कि जैसे आप कोई अपना टीवी ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते ही कौन सा चैनल आ रहा है। आजकल एक चैनल आ रहा है जो बहुत गुस्से में रहते हैं, बार बार हाथ हिला हिला के उनके सारे लोग बोलते हैं, वो आता है। वो तो डांटते हैं अपने गेस्ट को। हाँ, पता नहीं अपने को डांटते हैं या दूसरे को डांटते हैं, पर डांटते से दिखते हैं, डांटते परेशान रहते हैं। दिखते हैं हाँ, मेरे हाँ। शब्दों में। तो वो उन्होंने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हर केबल सिस्टम को, हर न्यूज़ चैनल और जो सिस्टम एमएसओ होते हैं, सबको एक कैरेज फीस देते हैं जो लीगल है कि मेरे को आप इस प्लेस पे दिखाइए, ताकि उसका दर्शक उसको खोलेगा। जब तक अचानक आप लड़ रहे हैं, भड़ रहे हैं, आदमी देखता है ना यहाँ क्यों लड़ाई ये क्या हो झगड़ा रहा है, तो थोड़ी देर भी रुक गया तो 30 हो गया सेकंड मिल काम। गया, उसका काम हो जाता है। ये एक जानकारी। अच्छा, ये बढ़ते बढ़ते आगे अब एक सवाल है कि जब एक पत्रकार किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी व्यक्तिगत राय क्या मायने रखती है? देखिए, अगर वो वाकई में पत्रकार है तो पत्रकारिता करते समय उसे पत्रकार होना चाहिए। और राजनीतिक विचारधारा तो सबकी होती है, A to Z सबकी होती है। अब उसको वो अपने पेशे पे शामिल होने दे या ना होने दे, ये एक अलग बात है। उदाहरण के तौर पे एक डॉक्टर है, उसकी भी अपनी कोई पसंद नापसंदगी होगी, विचारधारा की पसंद या नापसंदगी होगी, लेकिन जब वो इलाज कर रहा होता है, पर्चा लिख रहा होता है, तो उसकी पसंदगी यदि उस पर वो लागू हो गई तो वो उस पार्टी का कार्यकर्ता ही होता है, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई और हो। लेकिन जो अच्छे पत्रकार होते हैं, संतुलित दिमाग के लोग होते हैं, वो इन दोनों चीज़ों को अलग रखते हैं। अलग रखना बड़ा मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक डॉक्टर की ही बात की है तो डॉक्टर साहब एक बीमारी के लिए जब पेन उठाकर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो उनके दिमाग में उनकी पसंदीदा कंपनी होती है, नहीं भले ही उससे अच्छी दवाई दूसरी कंपनी की हो। नहीं, ये दूसरा प्रश्न है आपका, ये दूसरी तरह का प्रश्न है कि वो दवाई कौन सी लिखेगा। मैंने यहाँ कहा था कि वो पर्चा जो जिसके लिए लिख रहा है वो किस विचारधारा का है, इस पर प्रभाव नहीं करता। ये तो डेफिनेट है कि वहाँ तो डॉक्टर के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जिसके लिए उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने उसको बताया कि मतलब आपको एक ये पत्र। पैकेज मिलेगा। देखिए, मैं तो साफ बोलने वाला हूँ, आपको ये डॉक्टर साहब ये पैकेज मिलेगा, आप बाहर जाएंगे ही जाएंगे, तो वो पूछता है इसमें क्या क्या चीज़ है, विचारधारा भी तो एक चीज सॉल्ट होती क्या है। है। अगर एक पत्रकार एक पार्टी को चुनता है, उसका समर्थक बनता है, उसको ज्वाइन करता है, तो उसकी विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर वो उसकी विचारधारा से प्रभावित है तो वो खबर क्या देगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन आप ये समझिए कि विचारधारा तो हर व्यक्ति के बीच में है ना।
और उसी के इर्द गिर्द अगर उसको सही मानता है तो वो बोलता है। नेगेटिव कैसे लिखेगा अपनी ही पार्टी के बारे में? नहीं, अगर वो नहीं लिख रहा है नेगेटिव, हम्म। नहीं, ये आप इसको कंपलसरी नहीं कह सकते कि उसे लिखना ही है। हाँ। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको लिखना चाहिए। हाँ, जब वो और अगर वो नहीं लिख रहा है तो वो अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं है। तो मतलब व्यक्तिगत राय एक अच्छे पत्रकार पर हावी नहीं है। संतुलित दिमाग, संतुलित पर्सनालिटी हम्म। और संतुलित पत्रकार को पत्रकारिता करते समय अपने पत्रकारिता के मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ, हानि, विचारधारा, जान पहचान, दोस्ती, दुश्मनी, इनको सबको अलग रखना पड़ेगा, तभी वो पत्रकार रहेगा। नहीं तो वो अपने आप कहता रहे मैं पत्रकार हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो जो दर्शक है वो टीवी न्यूज चैनल पर बड़ा भरोसा करता है, जो टीवी पे दिखा दिया गया वही सच मानता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि टीवी पर या न्यूज चैनल पर जो भी चल रहा है वो सब सच होता है? नहीं, एक तो मैं माफ़ी चाहते हुए आपसे कहूँगा कि अब ऐसा नहीं है। अब जो भी कुछ टीवी पर चल रहा है उसको दर्शक एज इट इज़ सही मान ले। अब ऐसा नहीं है, पहले कुछ समय पहले तक ऐसा था। कितने समय पहले तक था? करीब 5-7 साल पहले तक अब ऐसा नहीं। था। अब तो ऐसा नहीं है। वो जब तक 2-3 जगह से कंफर्म नहीं कर लेता, जैसे व्हाट्सएप पे पहले हर चीज़ को आदमी सच मान लेता था, लेकिन अब कहता है तो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, कुछ भी आ सकता है, लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो एक वो उसका संज्ञान तो लेता है, लेकिन उसको सही मानता है नहीं मानता है ये उसके विचार के ऊपर। पवन जी, वायरल तो 1 मिनट में हो जाता है। वायरल एक धंधा है। वायरल करना एक आईटी सेल वालों का एक प्रक्रिया है। वो वही कागज की नाव बनाकर गंगा की धारा में छोड़ते हैं जो दूर तक चली जाए। किसने छोड़ा पता ही मतलब नहीं, आप ये बह कह रहा। रहे हैं ना कि मतलब जो टीवी पे चल रहा है, न्यूज चैनल पे चल रहा है, वो सब सच नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब सच नहीं है। काफी कुछ उसमें ऐसा है जिसमें उनके हित छुपे होते हैं, पर सब में नहीं। सब में तो हो ही नहीं सकता। आजकल जो है, पहले ऐसा नहीं था। जो सरकारी मीडिया थे, जिम्मेदार मीडिया है, आज भी उनकी सारी बात सत्य होती है। लेकिन जो निजी लाभों को सबको पता है, सामने दिखने लगता है, सब कुछ दिखता है, हर चैनल का दिखता है, पता चलता है ये क्या बोल रहे हैं। जो ये गुस्से में एंकर टेबलें पीट रही होती हैं, उनका टेबल पीटने का अंदाज जो है अचानक बदलने लगता है। ये उसी तरह से है कि आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आपकी पीठ पीछे कभी पूरब होता है और कभी पीठ पीछे पश्चिम होता है। ये तो एंगल है। आपने इधर मुंह कर लिया तो आपको पीछे वाला दिख नहीं रहा, इधर मुंह कर लिया तो इधर वाला नहीं दिख रहा। ये एक सोची समझी हुई चीजें होती हैं, इससे हमें बचना चाहिए। हमें खबरों के इर्द गिर्द रहना चाहिए। और सोनिया जी, ये ध्यान रखिए, अगर विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, एक पत्रकार की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शरीर जिंदा रहेगा, वो व्यक्ति रहेगा, लेकिन विश्वसनीयता खत्म तो सब कुछ खत्म है। आप किसी भी विचारधारा में रहें, किसी भी रंग में रहें, किसी रूप में रहें, किसी देश में रहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जो जब आपने माइक हाथ में लिया है तो उस समय आप वही बोलें जो आपको ठीक लग रहा हो, दर्शक जानना चाहते हैं, जो खबर के हिसाब से ठीक जो है। वहां पर ये ना बोले कि 1 और 1 2 नहीं 22 होते हैं, बस इतना ही फर्क है। कोई बताता है 1 और 1 22 हो जाते हैं, कोई बताता है 1 और 1 11 हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में 1 और 1 2 ही होते हैं। 1 और 1 11 और 22 होते हैं तो देख ही रहे हैं हम लोग आजकल टीवी चैनल पर। जी। अच्छा पवन जी, एक आखिरी सवाल, मौजूदा समय में निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है क्या? जब क्या लग गया तो प्रश्न आ गया, मन में संदेह आ गया, तो इस बारे में तो बहुत पुराने समय से है। एक धोबी ने प्रश्न पूछ लिया था तो रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से निकाल दिया था। जहाँ संदेह हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल काम होता है संदेह को दूर करना। जिस पे हुआ है हमारे यहाँ है कि जिसके ऊपर आरोप लगता है उसी को अपने को निर्दोष साबित करना पड़ता है। तो बेशक आज मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप भी मुझसे यही सुनना चाहती हैं, सत्य सुनना चाहती हैं, तो मैं कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आज मीडिया आम अपने दर्शकों, पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, नहीं उतर पा रहा है। 100% तो खरा नहीं हो पा रहा है। और जबकि मीडिया से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो 100 नहीं 200% सत्य होगा। ऐसे में हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। पत्रकार न छोटा होता है न बड़ा होता है न व्यक्ति होता है, ये एक जज्बा होता है जो कहीं से पैदा नहीं होता, आदमी इसको लेके पैदा होता है।
जिसको अभावों में रहने में मजा आता हो, कभी चिंता ना करता हो, किसी चीज़ की ना करता हो, लेकिन उसे मजा आता हो, देखो मेरी खबर कितनी सत्य थी, मेरी इस खबर से समाज को कितना लाभ हुआ। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति को या मुझको क्या लाभ हुआ। ऐसे पत्रकार आज भी हैं, कल भी थे, आते भी रहेंगे, आप भी उन्हीं में से हैं और भी लोग उनमें से होंगे। सत्य पराजित नहीं होता, परेशान होता है। तो ऐसे पत्रकार थोड़ा बहुत आज के युग में परेशान हुए हैं। आधुनिक सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें जो पैसों से आती हैं वो उनके पास नहीं है, लेकिन पत्रकारिता है। अगर आप कागज़ पे लिख के भी उसको 2 लोगों को बांट देते हैं तो आपका पत्रकार जिंदा है और जिंदा रहेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो चंद लोग जिनकी वजह से हमारा, आपका या और लोगों का काम बदनामी पे जा रहा है, तो ये मेरी, आपकी और हम जैसे लोगों की ही ड्यूटी है कि हम उनको ठीक करें, उनको समझाएं, या जो भी कर सकते हैं मिल बैठें। क्योंकि अगर पेशा ही बर्बाद हो गया, नाम बदनाम हो गया, तो हम पे कौन करेगा। अभी आप कह रही थी चौथा स्तंभ है, मुझे तो आज की डेट में हम कहीं स्तंभ नज़र नहीं आते। पुलिस वाला हमें गाली देता है, दूसरे अधिकारी हमें गाली देते हैं, कहते हैं जब बुलाओ तब आ जाते हैं, और दूसरे लोग हमें गाली देते हैं। लेकिन जब पत्रकार की कलम, माइक, कैमरा चलता है तो सब कुछ सब भूल जाता है और वो सत्य बोलता है। नोट की गड्डियां मत गिनिए, मेरा सबसे आह्वान है। आप वो कदम गिनिए जो हर दर्शक और पाठक की ताली पर आप मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं, वो आपको जीवन को सेटिस्फेक्शन देंगे। बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है, आपके मन का बैलेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं आशा करती हूँ कि मीडिया पर उठ रहे सारे सवालों को मैंने आज कवर किया, मुझसे कुछ छूटा नहीं होगा। और हमारे साथ थे आज शहर के वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर पवन सिंह जी। और गिल्ली डंडा के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा, और पत्रकारिता के ऊपर और भी कई सवाल अगर आपके मन में है तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। नमस्कार।